वी आर गोइंग टू एंड इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, अभी बस 10 मिनट में या ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में मैं ये सेशन एंड करने वाली हूँ। सो जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा या जो मेरे माइंड में था कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट होना चाहिए, वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, किसी और सब्जेक्ट से भी हम कोई ना कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल से दे रही हूँ। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं एक्सपैंड करती तो फिर उसके बाद जो मेरी थर्ड स्टेज होनी थी उसमें मैं डिफरेंट पैराग्राफ्स के फॉर्म में इसको लिख रही होती। अब अगर हम फिलोसफी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलोसफी में एक टॉपिक है जिसमें हम सुक्राटिक मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, सोक्राटिक मेथड्स को हम पढ़ रहे होते हैं बेसिकली फिलोसफी में। इसमें ना बच्चे बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन तैयार करते हैं कि सोक्राटिक मेथड क्या है, उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे। पेपर में एक बार मैंने क्वेश्चन देखा, इस पे क्वेश्चन था सोक्राटिक मेथड्स इज मेथड इज एम्ड एट क्लियरिंग थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस। ठीक है, तो एग्जामिनर ने इसको थोड़ा बड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ था, और उसने पूछा हुआ था कि सोक्राटिक मेथड का एम ये है कि वो थॉट्स को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, डिस्कस करें, क्या ऐसा ही है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आपको समझ आ गई। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखती हूँ, बेसिकली ये एक मेथड है, उन्होंने एक फिलोसफिकल मेथड पूछा हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने इस फिलोसफिकल मेथड की एक खास इंपॉर्टेंट बात खुद ही आपको बताई है कि वो थॉट्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। आप इसको जस्टिफाई कर दें, आपको इसको जस्टिफाई करना था। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं हम? इस क्वेश्चन को सामने रखें और मेरे साथ मिलकर इसका इंट्रोडक्शन लिखें, नोट करें। मैं सबसे पहले तो एग्जामिनर को ये बताती कि मुझे पता है ये एक फिलोसफिकल मेथड है जिससे फिलोसफर्स नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करते थे, ट्रुथ को, सच्चाई को तलाश करते थे, और उनके अपने अपने तरीके थे इल्म हासिल करने के। सो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी, फिलोसफिकल मेथड्स आर द मेथड्स। फिलोसफिकल मेथड्स वो मेथड्स हैं which had been employed by philosophers, जो philosophers ने एम्प्लॉय किए थे कभी अपने जमाने में, टू डिस्कवर ट्रूथ एंड गेन नॉलेज। ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, ये मैं पहली लाइन में एग्जामिनर को बताऊंगी। ओके, उसके बाद मैं डायरेक्ट सुकरात के मेथड पे आऊंगी, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन उसको दे रही हूँ, मैं चीजों को लिंक कर रही हूँ। मैं लिखूंगी सोक्राटिक मेथड इज वन ऑफ देम। यू नो, ये होता है आपका एक्सप्रेशन। इसी तरह आप ऐसे स्टार्ट कर रहे होते हैं कि आपको बेसिकली एक्सप्रेशन देना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसकी डिटेल पे जाऊंगी कि किस तरह से जो वन ऑफ देम वाला सोक्राटिक मेथड है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। अब मैं लिखूंगी Socratic method is an ancient Greek philosopher's method, या एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्राट्स मेथड। बेसिकली ये एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर सुकरात हैं जिनका ये एक मेथड है जो कि सुकरात दैट वाज यूज्ड बाय सुकरात, जो कि सुकरात यूज किया करते थे, या ये उनके जरिए यूज हुआ या उन्होंने यूज किया। अब ये किस तरह से इसको यूज किया करते थे? इट इज अ यूनिक मेथड, यहाँ पे सॉरी, इट इज अ यूनिक मेथड अच्छा, अब हम लिखेंगे कि ये एक बड़ा ही यूनिक मेथड था ऑफ कन्वर्सेशंस, कन्वर्सेशंस का। ठीक है, बेसिकली विद पीपल टू
reach truth and also to acquire truth। ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों ने इसकी फिलोसफी नहीं पढ़ी, आप लोगों का बहुत सारा फिलोसफी का सब्जेक्ट भी नहीं होगा। सुकरात बेसिकली कन्वर्सेशन किया करते थे लोगों के साथ, डिस्कशन किया करते थे, बहस किया करते थे, आर्गुमेंट किया करते थे। ये शो कराते थे लोगों को, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसे गली में ये ऐसे गली कुछों बाजारों में निकल जाते थे और लोगों का कहीं पे ग्रुप बैठा हुआ है, वहां पे जाके पूछते थे कि डू यू नो व्हाट इज ब्यूटी, आपको पता है ब्यूटी क्या है। मतलब ऐसे शो कराते थे जैसे मुझे नहीं पता। बेसिकली ये चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ब्यूटी क्या है। तो लोग इसको कोई जवाब देते थे, फिर ये उसको चैलेंज करते थे कि नहीं ब्यूटी तो ये नहीं है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। फिर वो कोई और, वो कहते थे अच्छा अगर ये नहीं है, तो फिर वो कोई एक और जवाब देते थे। ये फिर उसको चैलेंज करते थे, फिर वो एक जवाब देते थे, ये फिर उसको चैलेंज करते थे। तो बड़ी लंबी कन्वर्सेशंस किया करते थे लोगों के साथ, बड़ी लंबी डिस्कशंस किया करते थे, आर्गुमेंट्स किया करते थे। और स्टेप बाय स्टेप लोगों को जो बात ये सिखाना चाहते थे उस तक खुद लेके जाया करते थे। और ये इनका अपना एक यूनिक मेथड ऑफ कन्वर्सेशन था, जिसमें लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करते थे, टू रीच ट्रूथ एंड टू एक्वायर ट्रूथ। ठीक है। हिज मेथड, मैं फाइनल लाइन लिख के इसको एंड करूंगी। हिज मेथड वाज एम्ड एट यू नो रीचिंग, अब मैं क्लियरिंग नहीं करूंगी, रीचिंग कहूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी बात को प्रूव करना चाहती हूँ कि कन्वर्सेशंस के जरिए वो कहाँ पहुंचना चाहते थे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग तक एंड रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज वो होता है जिसको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद, बहस के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप गेन करें। So that is why his method, was aimed at clearing thoughts and concept, because his aim was to reach clear understanding and rational knowledge. So philosophy के हिसाब से ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। आई डोंट नो आप लोगों का फिलोसफी का सब्जेक्ट है या नहीं, कि किस तरह से वो लोगों को सिखाया करते थे, किस वजह से हम कहते हैं कि उनका मेथड थॉट्स को या कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होता, जो कि पेज पे बड़ी मुश्किल से 6 से 7 लाइंस का बनता, मतलब हाफ पेज का। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन सीखना भी आ गया होगा। अभी आज के सेशन में से किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जो आपको लगता हो कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज यू मे आस्क। वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। हेलो मैम, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था वो आप कल एड्रेस करेंगी आज? जैसे कि मैंने पूछा था कि वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में देना लाजमी होगा या कोई इश्यू होगा उसके लिए हमें सिर्फ वे फॉरवर्ड देना होगा? अच्छा, उसमें ऐसा है कि वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में आप नहीं दे सकते, देना लाजमी नहीं होता। जैसे अगर साइंस का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको सेल टिश्यू ये सब कुछ बताया, तो वे फॉरवर्ड तो इसमें कोई बनता ही नहीं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें उन्होंने सिंपली एक्सप्लेनेशन मांगी होती है, डिस्कशन मांगी होती है, डिस्क्रिप्शन मांगी होती है, उसमें कोई वे फॉरवर्ड बनता ही नहीं। वे फॉरवर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि सोल्यूशन आप क्या दे रहे हैं, रिकमेंड आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड, अनसॉल्व्ड सोच रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, मतलब वो चीज पूरी नहीं हुई अभी तक। वो ज्यादातर आपको करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में, यू नो तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में देना चाहिए। लेकिन फिलोसफी, जी जी। साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं बनता। इवन एनवायरमेंटल जैसे साइंस जनरल में। साइंस में मैम एक जी जी। क्वेश्चन है वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें फिर मैं वे फॉरवर्ड देना होगा? वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या क्वेश्चन है 5 नंबर का, पहले तो मुझे वो क्वेश्चन बताएं। नहीं, 5 नंबर का नहीं मैम, अगर बड़ा क्वेश्चन मतलब आ जाए 10 नंबर का या 20 नंबर का फिर? क्या क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने वे फॉरवर्ड देना है या नहीं। क्या क्वेश्चन है, मुझे क्लियर करें, मुझे स्टेटमेंट। ट्राई टू वो अंडरस्टैंड मैम अगर दैट कुछ इट डिपेंड्स अपॉन जी क्वेश्चन कि आपको वे फॉरवर्ड देना है। अगर उसने ये पूछा है कि व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, यू नो
कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट जी मैं स्टेप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये उसने पूछा है। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ये सोशल इशू ओरिएंटेड क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपका कोई वे फॉरवर्ड नहीं बनता। आप जी जी बताएंगे वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आप बताएंगे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, आप बताएंगे वेस्ट मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टेप्स क्या है। इसमें आप क्या वे फॉरवर्ड देंगे? यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इट फ्रॉम द लेंस ऑफ सोशल इशू। आप इसको साइंस के लेंस से हल कर रहे हैं, उसमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं बनता, ठीक है। वे फॉरवर्ड वहां देना होता है जहां पे कोई बिल्कुल बिल्कुल। इश्यू या चैलेंज पूछा जाए। एग्जैक्टली मुसद्दिक ने बड़ी अच्छी बात की है। आपसे कोई चैलेंज पूछा जाए, कोई इशू पूछा जाए, वहां आप जैसे एनर्जी क्राइसिस, वे जी फॉरवर्ड बनता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, वाटर स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, या आपसे कोई नेशनल पॉलिसी पूछे, लाजमी आप वे फॉरवर्ड देंगे कि ये नेशनल पॉलिसी चल रही है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इसके ये पिटफॉल्स हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या बनता है? सो वे फॉरवर्ड के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है। आप हर क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते। अच्छा, ओके, गॉट इट। ठीक है, आपको गॉट समझ इट आ मैम। गया। इसमें मैम एक, जी जी, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे ही हम इंट्रोडक्शन दें उसके बाद हम आउटलाइन देंगे, जब आउटलाइन देंगे तो नीचे से जब हम बॉडी पैराग्राफ शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हमें ऊपर ऊपर कोई हेडिंग देना होगा जैसे कि हमने जो आउटलाइन में लिखा हुआ है, या स्टार्ट ऐसे ही थीसिस स्टेटमेंट से करेंगे, उसमें हमें कोई हेडिंग नहीं देना होगा? मतलब बिल्कुल आउटलाइन के नीचे जब हम स्टार्ट कर रहे हो बॉडी पैराग्राफ को, हम्म। अच्छा, उसके ना तरीके होते हैं। उसमें हम हेडिंग दें? मेन हेडिंग आप लिखेंगे जब आप नेक्स्ट मेन पॉइंट पे मूव करेंगे। हेडिंग के बगैर जो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आंसर के स्टार्ट में आउटलाइंस नहीं मैम होनी आउटलाइन चाहिए। के नीचे बिल्कुल। अ, देखिए, नहीं 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 नहीं, आउटलाइन कौन सी आप बना रहे हैं आंसर के स्टार्ट में? क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के बाद आप पहले जी जी मैम, प्रॉपर। आंसर के जी जी, आंसर के स्टार्ट में जैसे इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आउटलाइन देंगे, फिर जब अपना क्वेश्चन मतलब आंसर हम अपना मतलब स्टार्ट करेंगे, हम्म। तो वहां पे हम स्टार्ट में कोई हेडिंग देंगे या डायरेक्ट शुरू करेंगे बॉडी आप पैराग्राफ? हेडिंग देंगे, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग के बगैर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आपने ये लिखा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे आपने आउटलाइन दी कि पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी, फिर मैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताऊंगी, फिर मैं उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, फिर मैं सोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, और अब आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, व्हाट इज दिस। यहाँ पे अगेन आपको दरमियान में बड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर उसका पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे आपने स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के अच्छा मैम, बाद मैं आप। असल में नहीं गिन कर रहा था, मैंने कहा शायद ऊपर, हम्म। मैंने कहा शायद ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना होगा, आउटलाइन से पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर आउटलाइन, फिर नीचे बॉडी पैराग्राफ। मतलब इंट्रोडक्शन का जो डिटेल है, मतलब इंट्रोडक्शन जो जैसे आपने सिखाया वो यही पे मतलब आउटलाइन के नीचे लिखना है। एग्जैक्टली exactly। और मुझे एक बात बताएं, आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन को दुनिया के किसी भी पेपर में इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। पेपर को अटेम्प्ट करने का वही तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया है, यही आइडियल और जी जी। परफेक्ट है। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के फौरन बाद इंट्रोडक्शन लिखना है डायरेक्ट, और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख देना, बस। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद सेकंड मेन आउटलाइन लिखे, जो भी इधर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। उसके बाद ये आपकी 1 पेज 2 पेज पे चलेगी। थर्ड मेन आउटलाइन पे लिख जाए, जो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, उसको 2-3 पेजेस पे कवर करें। फिर फोर्थ मेन आउटलाइन पे जाए, फाइनली कंक्लूजन पे जाए। जहां पे जो पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मेन आउटलाइन बनाए, जिसको आउटलाइन नहीं बल्कि मेन हेडिंग कहेंगे। और अगर उसके अंदर वो अगर आपके इम्पैक्ट्स हैं, आपने पहला इम्पैक्ट लिखना है। तो उसका तरीका ये है, देखिए यहाँ पे ये आपका पेज है, ये आपकी मेन आउटलाइन है इम्पैक्ट की, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखे इम्पैक्ट, तो ये आपकी मेन आउटलाइन है, मेन इम्पैक्ट। अब यहाँ पे आप 2 लाइंस लिखेंगे लाजमी कि ग्लोबल वार्मिंग के फलाफला इम्पैक्ट्स हैं और दीज आर अंडर डिस्कशन, या जो है अभी द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर गिवन बिलो। यहाँ पे आप पहली सब आउटलाइन लिखेंगे जो यहाँ पे एक छोटी सी होगी साइड पे, और ये आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सब आउटलाइन हेडिंग, मतलब ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये इंडस्ट्रियल है, और ये आप लिख रहे हैं। यहाँ पे थर्ड मेन आउटलाइन सोशल इम्पैक्ट है, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और यहाँ पे दरमियान में अगर आपको कोई फैक्ट देना है, तो उसको सिंपल मार्कर चेंज करके बोल्ड लाइन में उसका वो आप लाइन लिख दें। दिस इज द आइडियल मेथड। आप चीजों को क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? और इससे पहले फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पहला पेज है,
ठीक है, और ये आपके बाकी पेज है। ठीक है, अब इससे पहले आपने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी थी, उसके बाद ये आपने लिखा था आंसर। यहाँ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन की आउटलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन का ये आपने पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद इम्पैक्ट्स आ गए। यहाँ पे आप अब सोल्यूशन की मेन आउटलाइन लिखें, ठीक है, और यहाँ पे लिखे 2-3 लाइंस में कि आप सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। फिर अगेन पहला सोल्यूशन उस पे पैराग्राफ, दूसरा सोल्यूशन उस पे पैराग्राफ, तीसरा सोल्यूशन उस पे पैराग्राफ। दरमियान में अगर कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो वो आप 2-3 पैराग्राफ्स के बाद दरमियान में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप इन 2-3 लाइंस के बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसके बाद लास्ट पे आप कंक्लूजन लिखे और ये पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का हो गया। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने का ये तरीका भी है कि अगर आप बिल्कुल प्रॉपर इस तरह नंबरिंग नहीं कर रहे, ठीक है, नंबरिंग नहीं कर रहे, आपने इस तरह से जो है वो लिखा है इम्पैक्ट्स को, ठीक है, यहाँ पे आप नंबरिंग नहीं कर रहे, आपने सिंपल एक पैराग्राफ लिख दिया, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन जब आपने शुरू किया तो शुरू के 2-3 वर्ड्स आपने मार्कर से लिख दिए, लाइन को कट नहीं किया, आगे अब बॉल पॉइंट से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना दें, ये ठीक है, और फिर आपने सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब आप प्रॉपर नंबरिंग नहीं कर रहे, मेन सब आउटलाइंस नहीं बना रहे, बस एक एक पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, और उस पैराग्राफ की पहली पहली लाइन आप बोल्ड कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए ये कौन सा इम्पैक्ट है और ये कौन सा इम्पैक्ट है। और जिस सीक्वेंस में आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप वो फ्लो चार्ट बना दें, और फिर उसके बाद अपने 4-5 पैराग्राफ को कंप्लीट कर लें। ठीक है, ठीक हो गया मैम, थैंक यू सो मच। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जो किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम, चलिए ओके हो गया जी। अच्छा जी, देखिए बायो नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस में भी आई वुड नॉट रिकमेंड अनलेस एंड अनटिल वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आप उसको डायरेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है, नहीं। बायोडाइवर्सिटी में यकीनन वो पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर वो पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, फिर वो उसका सोल्यूशन मांगेंगे। इस पे तो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, बताएं बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो सकता है, नेक्स्ट 2 to 3 लाइंस में बायोडाइवर्सिटी का सोल्यूशन बताएं, नेक्स्ट 2 to 3 लाइंस में। बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन इस पे लिखा जा सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी पे है, चाहे वो किसी पे भी है, इंट्रोडक्शन के बगैर स्टार्ट करना वुड नॉट बी अ वाइज चॉइस। ठीक है, आफ्टर ऑल ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लाजमी 4 से 5 लाइंस इंट्रोडक्शन को डेडिकेट करें, लाजमी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और इस सेशन से आप लोगों को काफी फायदा होगा। आप लोगों ने मुझे ग्रुप में भी फीडबैक देनी है, और अपनी अपनी सोशल मीडिया वॉल्स पे प्रॉपर इस 3 डे सेशन की एडवर्टाइजमेंट लगाएं, और फीडबैक भी दें ताकि लोगों को पता चले। ठीक है, और कल फिर ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके। कल मैं सब्जेक्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फ्रेंड्स को, अपने फेलोज को, अपने कोलीग्स को बताएं, इसके बारे में इन्फॉर्म करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और इससे फायदा उठाएं। तो बाकी मैंने तो पढ़ा ही देना, ठीक है, 2 लोगों को भी पढ़ा देना और बाकी सबको भी पढ़ा देना। ठीक है, आई होप कि ये सबके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। चलें ठीक है, और काफी कुछ आप लोगों को न्यू सीखने को मिला। हैव यू गॉट समथिंग न्यू?
चलें ठीक है, ओके, चलें, ओके ग्रेट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स। तो अभी आई एम एंडिंग द क्लास। चले, ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।